नमस्कार साथियों। एंशियंट एजुकेशन सिस्टम के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी एंशियंट एजुकेशन सिस्टम के गुरुकुल सिस्टम के बारे में, जो वैदिक शिक्षा थी उसके बारे में बात की थी। आज मैं भारतीय शिक्षा प्रणाली के का जो पिछली बार हमने बात की थी उसको थोड़ा सा एक बार फिर से रिविजिट करेंगे, और उसके साथ ही साथ बौद्ध शिक्षा प्रणाली और भारत में प्राचीन काल में शिक्षा के जो मुख्य संस्थान थे, जो दुनिया भर में ख्याति प्राप्त थे, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो साथियों, जैसा आप देख पा रहे हैं, पिछली बार हम लोगों ने बात की थी गुरुकुल सिस्टम के बारे में, जिसमें कि अ, विद्यार्थियों को गुरु के पास जाना होता था और शिक्षा ग्रहण करना होता था। और जैसा आप जानते हैं कि भारतीय शिक्षा पद्धति सबसे प्राचीनतम शिक्षा पद्धति में से एक है। और इसके बारे में इसकी ख्याति न केवल भारत में, भारत के बाहर भी थी। और प्राचीन शिक्षा पद्धति के बारे में यह महत्वपूर्ण है कि ये जो शिक्षा पद्धति थी, ये मौखिक परंपरा पे या श्रुति परंपरा पे आधारित थी। और इसके महत्व को लेकर हमारे तमाम प्राचीन ग्रंथों में इसके महत्व को उल्लेख किया गया है। और ये सब बातें मैंने आपसे पिछले वीडियो में शेयर की थी। बस मैं एक रिकैप के तौर पे उन स्लाइड्स को रिविजिट कर रहा हूँ। और ये बातें मैंने की थी कि जैसे महाभारत में मिलता है, नास्ति विद्याशम चक्षुर नास्ति सत्यम सपः तपः, यानी कि ज्ञान के समान कोई नेत्र नहीं है और सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है। इसी तरह और अन्य जगहों पे हमें मिलता है, मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते कांतेव चापी रमत्य वनीय खेदम। यानी विद्या को लेके और शिक्षा को लेके या नॉलेज को लेके बहुत सारी बातें हमारे प्राचीन ग्रंथों में उसके महत्व को लेकर किया गया है। और ये बात तो आप लोग सब जानते ही हैं कि विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रता पात्रता धनम प्राप्ति धनाद धर्म ततः सुखम। तो इस तरीके से अनेक ऐसे श्लोक मिलते हैं जिसमें शिक्षा के महत्व को पर प्रकाश डाला गया है। और इसी तरीके से ये भी कहा गया है कि बुद्धि बुद्धिरस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास ताकत है। शा विद्या या मुक्ति, और ज्ञान जो है वो मुक्ति के लिए है। तो इस प्रकार से अलग अलग ग्रंथों में शिक्षा के महत्व को लेकर बात की गई है। और सुभाषित रत्न में तो ज्ञान तृतीय मनुजस्य नेत्रम, यानी ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा गया है। और ये भी निरुक्तों में कहा गया है कि विद्या विना पशु, विद्या के बिना मनुष्य जो है पशु के समान है। और मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि एएस अल्तेकर, जो एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया पर बहुत बृहद काम है, उन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति खास करके एंशिएंट टाइम में उस पर काम किया है। और अल्तेकर महोदय बताते हैं कि शिक्षा के दो अर्थ थे, एक व्यापक अर्थ था और संकुचित था। और व्यापक अर्थ में ये था कि शिक्षा हमारे जो अंदर हम अपने आत्म संशोधन कर सके, आत्म विकास कर सके। और संकुचित अर्थ ये था कि हम जो शिक्षा पद्धति में हम याद करते हैं उन श्लोकों को, मंत्र को, और प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तो ये उसका सेकेंडरी पार्ट, यानी कि वो नैरो उसका ये है। लेकिन जो बड़ा ब्रॉड एजुकेशन का महत्व ये था कि व्यक्ति अपना आत्म विकास कर सके। और इसी को इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन को लेके अल्तेकर महोदय और भी कहते हैं। जैसे एफ एम थॉमस हैं, अल्तेकर महोदय कह रहे हैं कि शिक्षा जो है प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करती है। और थॉमस का मानना है कि जो ज्ञान की जो परंपरा थी, जो उस समय शुरू हुई थी, वो आज भी भारत में विद्यमान है। और मैंने आपको बताया था कि शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। और ये जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, ऐसा नहीं है कि शिक्षा के उद्देश्य आज बदल गए। ये बात सही है कि आज शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा को हम एक तरफा देखते हैं और उस प्रकार से हम सोचते हैं कि शिक्षा जो है केवल धन उपार्जन के लिए है। लेकिन नहीं, शिक्षा का जो प्राथमिक उद्देश्य है या व्यापक उद्देश्य वो ये है कि हमारे ज्ञान को, अनुभूति को बढ़ाए, चरित्र का निर्माण करे, व्यक्तित्व का निर्माण करे। और इस प्रकार से एक नागरिक में जो सामाजिक कर्तव्यों का बोध हो, ये चीजें संस्कृति का संरक्षण कर सके और प्रसार कर सके।
सोशल स्किल को वो इन्हांस कर सके, ये सारी चीजें। और धार्मिकता की भावना का विकास का अर्थ नहीं कि किसी धर्म विशेष की भावना। धार्मिकता का मतलब उसके अंदर मानवता के का क्या सही है, क्या गलत है, इस बात का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य था। और ये आज भी हम कहें, और एनईपी 2020 में जो मुख्य मुद्दा है, वो इन्हीं 6-7 बिंदुओं पर फोकस करता है। तो साथियों, ये जो शिक्षा के उद्देश्य को लेकर जो हम बात कर रहे हैं, और बार बार मैं कहता हूँ कि व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य स्वयं दोनों समग्र विकास, जो मैं आपको पहले बताया कि अल्तेकर महोदय कहते हैं कि शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है वो अपने अंदर का आत्म संशोधन करने की बात, और अपने अंदर जो चरित्र, ईमानदारी, आत्मनुशासन, निर्भर और विनम्रता, ये सारी चीजें जो हैं, इसको हमको अपने अंदर में उसका कौशल वृद्धि का विकास करना, ये सारे प्रमुख है। शिक्षा की मुख्य विशेषताओं में जो हम वेद उपनिषद हम पढ़ रहे हैं, उनमें तमाम उन नैतिक पहलुओं पर बात की, जैसे कि सत्यमेव जयते, मुंडको उपनिषद में ये मिलता है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो वेदों में, उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, अरण्यक में हमें सीखने को मिलता है। और इस प्रकार से हम कहें कि प्राचीन जो वैदिक शिक्षा प्रणाली थी, उसको यदि मैं बात करूं तो उसके कुछ स्टेप्स थे कि एक है विद्यारंभ संस्कार, जहाँ पे सबसे पहले छात्रों को अक्षर का ज्ञान कराया जाता है, उपनयन संस्कार। और ये अलग अलग, चूंकि वर्ण क्रम के हिसाब से अलग अलग इसका वर्णन मिलता है। हालांकि जो उपनयन संस्कार है, इसमें गुरु के पास ले जाया जाता था, और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्गों के लिए अनिवार्य था। ऐसा हमें संकेत मिलता है जो कि एक वर्ग के लिए, जिसको शूद्र कहा गया, उनके लिए शिक्षा के बारे में ज्यादा उल्लेख हमें नहीं मिलता है। और बहुत ज्यादा प्रमाण स्त्री शिक्षा का भी हमें नहीं मिलता है। इसके अलावा समावर्तन संस्कार, जिसमें जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद वापस गृहस्थ आश्रम की ओर विद्यार्थी आता था। उसके बाद गुरुकुल प्रणाली, मैंने आपको बताया कि जो वैदिक जो परंपरा रही है, उसमें शिक्षा की जो प्रणाली रही है वो गुरुकुल परंपरा रही है। और उसके आधार पे ही अ, जहाँ तक हम एंशियंट एजुकेशन सिस्टम की जो पाठ्यक्रम की बात करते हैं, तो पाठ्यक्रम में तमाम वो चीजें जिनमें वैदिक व्याकरण है, वेदों का ज्ञान है, उपनिषदों का ज्ञान है, ब्रह्म विद्या है, नक्षत्र विद्या है, तर्क है, दर्शन, गणित, इतिहास, खगोल विद्या, तमाम वो पहलुओं पर किया। जैसा कि आज वर्तमान के विश्वविद्यालयों में अलग अलग विषयों पर बात होती है, उसी प्रकार से इसके अलावा 18 शिल्प, जैसे गायन, वादन, चित्रकला, नृत्य, मूर्तिकला, धनुर्विद्या, सैनिक शिक्षा, प्रशासनिक प्रशिक्षण, चिकित्सा, कृषि विधि, मतलब बहुत बड़ा डोमेन था जिसमें इन पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाता। शिक्षण विधि क्या थी, यदि हम उसकी बात करें, तो टीचिंग जो मेथड था वो मौखिक परंपरा के माध्यम से थी, जिसमें कि छात्र जो जो गुरु ज्ञान देते थे उनको उसको कंठस्थ कर लिया जाता था, उन श्लोकों को याद कर लिया जाता था, उनको मनन किया जाता था, उनको उच्चारण किया जाता था। और डिबेट, जिसको वाद विवाद लिखा गया है इसमें, तो वो डिबेट का जिसको कि हम शास्त्रार्थ कहते हैं, ताकि कुछ नया निकल के आ सके। अध्ययन की अवधि की बात अलग अलग इसमें मिलती है। हालांकि इसको हम एकदम फिक्स नहीं मान सकते कि ऐसा ही रहा होगा। ये कुछ ग्रंथों में इसका वर्णन इस प्रकार से मिलता है, जिसमें कि 25 वर्ष तक जो है ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें कि हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, 25 से 50 के बीच में गृहस्थ आश्रम, और उसके बाद 50 से 75 के बीच में वानप्रस्थ आश्रम, 75 से 100 के बीच में हम संन्यास आश्रम। ये मुझे लगता है एक मॉडल था। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं था कि सब पे एप्लीकेबल हो, और इसका कोई प्रमाण भी हमें नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि पहले प्रथम 25 वर्ष में अध्ययन, विद्यार्थी का जो धर्म था वो अध्ययन का था, और उसके बाद ही वो गृहस्थ में प्रवेश करता था। गुरु शिष्य के संबंधों की बात करें, तो ये हमेशा से आज भी इसको हम माना गया है कि गुरु और शिष्य का संबंध अत्यंत पवित्र है। और
ये भी मिलता है कि शिष्य और गुरु का जो संबंध है पिता और पुत्र के समान है। और ये एक और गुरुओं के प्रति जो श्रद्धा का जो भाव हमारे प्राचीन परंपरा में है, वो आज भी हम भारत में उसको देख सकते हैं। अब जो आज मैं बात करूंगा साथियों, जो ये तो पिछले वीडियो में मैंने सारी बातें की थी। आज जो है बुद्धिस्ट जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे। उनके उसमें क्या विषय पढ़ाए जाते थे, किन चीजों पर फोकस किया जाता था, उस पर हम लोग बात करेंगे। बुद्धिस्ट एजुकेशन की बात यदि हम करें तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली भी उतनी ही पुरानी है जितनी कि वैदिक शिक्षा के बाद, मतलब जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो उनके ज्ञान था, उनके उनके जो विचार थे, उनको लेकर जो अध्ययन अध्यापन का कार्य शुरू हुआ। और खास करके जो हमें शिक्षा के संस्थान मिलते हैं, चाहे वो तक्षशिला हो, नालंदा हो, वल्लभी हो, उदंतपुरा हो, विक्रमशिला हो, कांची का विश्वविद्यालय, तो ये तमाम विश्वविद्यालयों में न केवल वैदिक शिक्षा का क्या है अध्ययन अध्यापन का प्रमाण मिलता है, बल्कि साथ ही साथ बौद्ध धर्म की शिक्षा का भी का प्रमाण मिलता है। और जो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम है उसमें सबसे महत्वपूर्ण उनका जो ग्रंथ है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक जो कहा गया है, ये तीन ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन का कार्य किया जाता था। जैसा कि आप देखिए कि वैदिक शिक्षा में वेदों वेदों के अध्ययन अध्यापन का महत्व था, उपनिषदों के अध्यापन किया जाता था। लेकिन यहाँ पे बौद्धिस्ट शिक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ थे वो तीन त्रिपिटक थे। उन इन पर उनकी जिसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक और विधम्म पिटक पर फोकस किया जाता था। इसके अलावा मतलब जो छात्र जो शिक्षा प्राप्त करते थे वो जीवन के व्यवहारिक ज्ञान को भी, जिसमें कि वो अपना जीवन जीविका उपार्जन कर सकें, तो कताई, बुनाई, छपाई, ये सारे कार्य भी थे। और वैदिक शिक्षा की भांति ही बौद्ध जो बुद्धिस्ट एजुकेशन है उसमें भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र की पवित्रता पर ध्यान दिया गया, शुद्ध चरित्र के अभ्यास पर, मानसिक विकास पे प्रश्न। कुल मिला के ये कहें कि चाहे वो बुद्धिस्ट एजुकेशन हो चाहे वैदिक एजुकेशन हो, उसका अंतिम जो लक्ष्य ये था कि अ, अ, चरित्र का विकास, व्यक्तित्व का विकास हो, आत्म संशोधन। और यदि हम बुद्धिस्ट एजुकेशन का यदि हम जिन मठों और विहारों की बात करते हैं, उसमें जो विद्यार्थी थे, अधिकांश जो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो उनका लक्ष्य जो था, बुद्धिस्ट एजुकेशन का जो लक्ष्य माना गया है, वो मोक्ष का मान गया कि बुद्धिस्ट एजुकेशन का जो प्रमुख लक्ष्य है वो मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? मोक्ष के लिए आपको अपना आंतरिक विकास करना होगा, अपने चरित्र पर ध्यान देना होगा, और उस चरित्र की पवित्रता और उन चीजों को अभ्यास करना होगा जो गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, चाहे चाहे आर्य सत्य की बात हो, चाहे मध्यम मार्ग की बात हो, उन सब चीजों को अपने जीवन में आचरण में उतारना होगा। और अंतिम लक्ष्य इस प्रकार से। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो बौद्ध विहार में या बौद्ध विश्वविद्यालयों में या जो शिक्षण संस्थानों में जो शिक्षित होकर जो भिक्षु भिक्षुणी थे या जो विद्यार्थी आ रहे थे, उनका एक और कार्य था कि वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, उसकी शिक्षाओं को लोगों को बताना। और यही कारण है कि बुद्धिज्म का जो एक प्रकार से एक्सपांसन हुआ भारत के बाहर भी जाकर, क्योंकि इसके जो विद्यार्थी थे जो निकले, तो वो अपने ज्ञान को खान के बुद्धिज्म के जो ज्ञान को बाहर भारत की सीमाओं के बाहर भी लेकर गए। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो उच्च शिक्षा में जो बुद्धिस्ट उच्च शिक्षा के अंतर्गत हम बात करें तो धर्म की बात, दर्शन की बात, सैन्य विज्ञान, चिकित्सा और अन्य विषयों की बात होती थी। इसके साथ ही साथ बुद्धिस्ट जो एजुकेशन सेंटर थे वहां पे केवल बुद्धिज्म की पढ़ाई होती थी ऐसा नहीं। प्रमाण ये भी मिलते हैं कि वहां पे भी तुलनात्मक ज्ञान के रूप में वेदों का अध्ययन किया जाता था। और शुरुआत में ये मिलता है कि अथर्ववेद और अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में उस पर भी अध्यापन किया गया। और कुल मिलाकर ज्ञान की खोज में जो
उनके बीच में शास्त्रार्थ होता था या वाद विवाद होता था, जो चर्चा होता था। और इस प्रकार से कई भारत के कई हिस्सों में कई मठों का, कई विहारों का, बौद्ध विहारों का स्थापना की गई। और उच्च शिक्षा के विकास के लिए चीन में कोरिया, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका, जावा, नेपाल, बहुत सारे देश के लोग भारत की ओर आकर्षित भी हुए और वहां पे भी मठ और विहारों की हुआ। और जैसा कि नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, कांची विश्वविद्यालय देखते हैं, उदंतपुर विश्वविद्यालय, बहुत सारे विश्वविद्यालय जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। वहां पे भी विदेशी जो विद्यार्थी थे वो बौद्ध धर्म की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए भारत आ रहे थे। एक प्रकार से भारत एक आध्यात्मिक राजधानी थी के रूप में। अब हम आ, जो आज के लेक्चर का जो दूसरा हिस्सा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत सारे विद्यार्थी ये कह भी रहे थे कि सर ये कब आप कब लेकर आ रहे हैं, तो मैंने कहा था कि बहुत जल्द ही मैं प्रमुख शिक्षण संस्थानों के बारे में जानकारी लेकर आऊंगा, जो प्राचीन काल के, खास करके 12वीं शताब्दी तक, कह सकते हैं 12वीं 13वीं शताब्दी तक के जो शिक्षण संस्थान है उनकी बात हम लोग करेंगे। उनमें से जो प्रमुख हैं, जैसा आप ये भारत के नक्शे में आप देख पा रहे हैं, जो प्रमुख एजुकेशन सेंटर है उनमें से आप देख पा रहे हैं तक्षशिला, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पास है, काशी जो बनारस में है, उत्तर प्रदेश में नालंदा बिहार में, उदंतपुरा, उदंतपुरा भी बिहार में है। फिर इसके अलावा विक्रमशिला, विक्रमशिला और भी बिहार में है। और इसके अलावा हम कांचीपुरम देखते हैं, जो तमिलनाडु में है, वल्लभी जो गुजरात में है। तो इस प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान है जिनका हम अ, देख आज हम अध्ययन करेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले जो बात होगी वो है तक्षशिला विश्वविद्यालय की। और तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये जो चित्र मैंने लिए हैं, ये मैं आभार व्यक्त करता हूँ गूगल के जो इमेजेस हैं वहां से ये ली गई हैं। और अ, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के पूरा अवशेष हैं जिसको आप देख पा रहे हैं अपने चित्र में। एक दूसरा एरियल व्यू है जो तक्षशिला विश्वविद्यालय का। और कह सकते हैं दुनिया का प्राचीनतम विश्वविद्यालय, जहाँ पे इस प्रकार की बृहत विषयों की शिक्षा दी जाती थी। और कह सकते हैं कि दुनिया में हम शायद इसलिए कई बार हम जब दावा करते हैं कि हम विश्व गुरु थे, तो क्यों थे? तो या ये बात भी आती है कि जिस जमाने में दुनिया में कई सभ्यताएं बहुत आदिम अवस्था में थी, उस समय हमारे यहाँ शिक्षा के इतने प्रख्यात केंद्र थे जहाँ पे विविध विषयों का अध्ययन अध्यापन किया जाता है। और तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में दो बातें मिलती हैं कि भरत के पुत्र तक्ष के द्वारा इसकी स्थापना हुई, और दूसरा कि गुरु राजकुमार दुर्योधन ने अपनी मां गांधारी के जन्म के स्थान पर तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये दो अलग अलग मत मिलते हैं, इसमें मत विभिन्नता है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि ये ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ पे महान भारतीय चिकित्सक, खगोलविद, व्याकरणविद, राजनेता, उन्होंने इसमें अध्ययन भी किया। और चाणक्य जैसे विद्वान ने यहाँ पे अध्ययन भी किया और अध्यापन का भी कार्य किया। इस विश्वविद्यालय में अलग अलग स्रोतों में अलग अलग जानकारी मिलती है, और ये मानते हम ये कह सकते हैं, लेकिन एक बात कहें कि लगभग 10,000 से अधिक छात्र यहाँ पे अध्ययन का कार्य करते थे, जिसमें वेद, दर्शन, व्याकरण, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा और कृषि, खगोल विज्ञान, ज्योतिष, वाणिज्य, युद्ध, संगीत, नृत्य, मतलब विविध प्रकार के, जो मैंने आपको करिकुलम में जो बताया था कि एंशिएंट एजुकेशन में क्या क्या था, वो सारे क्षेत्रों का एक प्रकार से यहाँ पे कवर किया गया और पढ़ाया गया। और तक्षशिला विश्वविद्यालय एक आवासीय परिसर था जहाँ हजारों शिक्षक वहाँ पे थे और पढ़ा रहे थे। और अलग अलग उदाहरण मिलते हैं कि एक शिक्षक 20 छात्रों को का अध्यापन करता था या 15 छात्रों का। तो ये दिखाता है कि टीचर स्टूडेंट रेशियो भी हम वहाँ पे देख पाते हैं कि बहुत कम था। और इसीलिए कह सकते हैं कि जो क्वालिटी हम दे पाए दुनिया को,
इसके बाद तक्षशिला विश्वविद्यालय के बाद हालाँकि और भी विश्वविद्यालय हैं जिनके बाद में चर्चा करूँगा, लेकिन चूँकि प्रसिद्धि का क्रम यदि हम बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला के बाद यदि हम किसी का नाम लेते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है, और इसकी स्थापना जो है कुमार गुप्त ने की थी। अ, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कुमार गुप्त प्रथम ने गुप्त वंश के शासक थे, उन्होंने की थी। और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, लगभग 600-700 साल तक ज्ञान का एक ऐसा केंद्र रहा जिससे दुनिया के तमाम विद्यार्थी इससे लाभ लेते रहे, और बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा यहाँ दी जाती थी। और महायान शिक्षा के अलावा भी यहाँ पे वैदिक शिक्षा भी दी जाती थी। ये हमारे बीच में एक भ्रम पैदा होता है कि नालंदा को सिर्फ हम एक बुद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर, क्योंकि वहाँ पे बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों से बहुत लोग आए, इसलिए भी हम इसको करते हैं। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय में बुद्धिस्ट एजुकेशन के साथ-साथ तुलना, जो मैंने कहा था कि वेदों की शिक्षा भी दी जा रही थी। और यहाँ पे दुनिया से अलग-अलग हिस्सों से छात्र आए। और आप ये भी देख सकते हैं कि अ जैसे मैंने कहा कि 10,000 से अधिक छात्र थे, और 2,000 से अधिक शिक्षकों की जानकारी मिलती है। ये अलग-अलग ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। मैंने अभी बताया था कि जो महायान बौद्ध धर्म के अलावा वेद, संस्कृत, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा और सांख्य दर्शन के बारे में भी बात यहाँ पे थी। और ये बहुमंजिला इमारत फैला हुआ था। और फिर यहाँ एक बड़ा पुस्तकालय भी था, जहाँ पे बहुत सारी अ, पांडुलिपियां सुरक्षित थी। इसके बाद यदि हम बात करें तो दक्षिण भारत का एक बहुत रेपुटेड एजुकेशन सेंटर है, जो कांचीपुरम, जिसको आज हम लोग अ, कांजीवरम के नाम से जानते हैं। तो इस केंद्र की स्थापना यदि हम कहें तो पल्लव शासकों ने की। और अलग-अलग इसमें इसकी जानकारी मिलती है। और कांचीपुरम जो है दक्षिण भारत का कह सकते हैं शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, और खास करके बुद्धिस्ट एजुकेशन का। उसमें अ, महायान के परंपरा के जो दिगना, धर्मपाल, बुद्ध घोष आदि अ, अ, विद्वान यहाँ से ज्ञान प्राप्त किए थे, यहाँ पे अध्ययन का कार्य किया था। और धर्मपाल बाद में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने। और वज्रयान शाखा का एक माना जाता है कि की शुरुआत इसी विश्वविद्यालय, इसी शिक्षा के से हुई। और हिंदुस्तान जब भारत आया था, तब कांची का भी दौरा किया था। और उसने ये पाया कि यहाँ पे 10,000 से अधिक भिक्षुक हैं। और हिंदुस्तान बताता है कि अशोक के द्वारा निर्मित जो 100 फीट ऊंचा स्तूप का भी उल्लेख यहाँ पे करता है। तो दक्षिण भारत में जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र हम कह सकते हैं कांची था। अब हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में एक शिक्षा का केंद्र है जो प्राचीन काल का बहुत महत्व का स्थान है, वल्लभी। गुजरात में वल्लभी विश्वविद्यालय की बात करें, ऐसी जानकारी मिलती है कि मैत्रक वंश के राजाओं ने इसकी स्थापना की थी। और ये 12वीं शताब्दी तक ये खूब आगे बढ़ा। बाद में अ, हालांकि इस्लाम के आने के बाद और चीजें ऐसी हुई, जो आक्रमणकारी आए, तो उन उन लोगों ने कुछ क्षति पहुंचाई। और इसके अलावा यहाँ पे विभिन्न विषयों पर, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये एक चीज है जो और ऑब्वियस है कि किसी भी विश्वविद्यालय का जो करिकुलम होगा वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर रहा है। तो इसी प्रकार से वल्लभी में भी बहुत सारे विषय पढ़ाए जा रहे थे। और यहाँ पे एक बात ये मिलती है कि जैसे बाकी मैंने कांचीपुरम में बताया, नालंदा में बताया, तो महायान शाखा की थी। यहाँ पे हीनयान शाखा के जो बौद्ध धर्म से संबंधित विषय पढ़ाए जाते थे। और ये काशी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में, जो बनारस में काशी शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। और
ऐसा माना जाता है कि तक्षशिला के बाद काशी का ही प्रमुख स्थान था और महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था। और काशी को यदि हम समझें कि अ, यहाँ पे जो सारनाथ के पास जो जो अवशेष मिले हैं उससे हमको पता चलता है कि यहाँ पे वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का व्याकरण और धर्म। इसके अलावा काशी में जो वैदिक शिक्षा के साथ ही साथ बुद्धिस्ट जो शिक्षा दी जाती है इसके भी प्रमाण मिलते हैं। और ये इस शिक्षा केंद्र में अलबरूनी जो है 11वीं शताब्दी में यहाँ अ, ये भ्रमण किया था और इसको भैया नगरी के नाम से उसने उल्लेखित किया है। ये स्लाइड साथियों दोबारा रिपीट हुआ है और अ, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि एक्चुअली जब स्लाइड का निर्माण कर रहा था तो ये थोड़ा ऊपर में कुछ और लिखा हुआ है और इसको इस कारण से ये रिपीट हुआ है जो मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे जिस विश्वविद्यालय के बारे में, वो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार का कह सकते हैं सबसे नालंदा विश्वविद्यालय के बाद जिस विश्वविद्यालय का नाम आता है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। और और ये 7वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण हुआ और पाल वंश के राजा धर्मपाल ने इसकी स्थापना की। और धर्मपाल के बारे में ये कह सकते हैं कि कुमार गुप्त के प्रथम के बाद यदि एजुकेशन को लेके जो भारत में जो हमारे राजवंश रहे, जो जिन राजाओं की का एक उत्साह दिखाई देता है, तो ये समझ में आता है कि उस समय भी शिक्षा को लेके उनमें जागृति थी और वो महसूस करते थे कि शिक्षा के केंद्र स्थापित हों। तो धर्मपाल ने इसकी स्थापना की और यहाँ जानकारी मिलती है कि लगभग 100 से अधिक शिक्षक थे और 1000 से अधिक छात्रों को पढ़ाया जाता था। और इसी प्रकार से और इसमें कई भवन थे और जो केंद्रीय भवन था उसको विज्ञान भवन कहा गया। और मतलब कह सकते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के बाद एक ऐसा विश्वविद्यालय था जिसने कि इसने दुनिया में हमारा कह सकते हैं हमारी प्रसिद्धि जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसके अलावा हम मैं देश के दूसरे के हिस्से की बात करें तो उड़ीसा में जो पुष्पगिरी विश्वविद्यालय है उसका भी अपना एक महत्व है। ये सारे जो चित्र आप देख पा रहे हैं मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, ये गूगल के द्वारा लिए गए इमेजेस हैं। और अ, मैं खास करके गूगल को इमेजेस को लेके उनको आभार व्यक्त करता हूँ। और पुष्पगिरी विश्वविद्यालय जो प्राचीन कलिंग राज्य था, वर्तमान में उड़ीसा, आपका उड़ीसा के कटक और जाजपुर जिले में शामिल है, वहां पे ये पुष्पगिरी विश्वविद्यालय था। और ये 3 पहाड़ियों ललितगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी पहाड़ियों से घिरा हुआ ये विश्वविद्यालय है। और यहाँ पे भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो बच्चे आए थे, विद्यार्थी आए थे, को आकर्षित किए, यहाँ पे बच्चे आ रहे थे और अध्ययन कर रहे थे। और चाइनीज जो यात्री थे वेन्सांग पुष्पगिरी विश्वविद्यालय के बारे में लिखते हैं। और मजे की बात यह है कि यहाँ जो हम भारतीय जो लिटरेरी सोर्स है उसके अलावा हम चाइनीज जो ट्रेवलर्स आए उनके अकाउंट से भी हम इसको हम प्रमाणित करते हैं कि ये विश्वविद्यालय थे। ये बातें कई बार ये आरोप लगता है कि हम यूं ही हवा में हम बात कर रहे होते हैं कि इसके पीछे कुछ आधार नहीं, लेकिन इसके पीछे आधार है। भारतीय ग्रंथों में भी इन विश्वविद्यालयों का उल्लेख मिलता है, इनके पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। और साथ ही साथ जो चाइनीज ट्रेवलर्स आए अलग अलग समय में, चाहे अरब ट्रेवलर्स आए, तो उन लोगों ने भी अपने अकाउंट में इन विश्वविद्यालयों के बारे में जानकारी दी है। तो कई बार इतिहास के साथ हमेशा एक सवाल ये खड़ा होता है कि प्रमाण क्या है। तो हम जो भी बात कर रहे हैं इतिहास में, चाहे आइडिया ऑफ भारत की बात कर रहे थे, चाहे उनके ग्लोरी ऑफ इंडियन लिटरेचर की बात कर रहे थे, तो उसके साथ
प्रमाण के साथ ही बात हो रही थी। इतिहास में जो इतिहास लेखन की जो परंपरा रही है उसमें संदर्भों का, उनके रेफरेंसेस का बड़ा महत्व है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जितनी भी चीजें आप देख पा रहे हैं, ये इनके प्रमाण हैं, और न केवल भारतीय ग्रंथों में बल्कि जो विदेशी यात्री आए उनके भी कॉन्टेक्स्ट में। एक और ये विश्वविद्यालय है, उदंतपुरा विश्वविद्यालय, जिसकी जो बिहार में ही है, और इसकी भी स्थापना जो है अ, पाल वंश के राजा गोपाल ने की थी 7वीं शताब्दी में। और ये भी उदंतपुरा जो विश्वविद्यालय है, ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्रसिद्ध रहे, उसी प्रकार से इसकी भी अपनी ख्याति रही। यहाँ भी बौद्ध धर्म से और वैदिक शिक्षा दोनों दी जाती थी, और बाहर से भी देश के बाहर से भी जो भिक्षु या विद्यार्थी शिक्षा के लिए यहाँ आ रहे थे। अब हम बात करेंगे भारत के शीर्ष यानी कि कश्मीर में जो शारदा पीठ है। शारदा पीठ की बात करें तो जब हम बात करते हैं कि तो ये ये जो विश्वविद्यालय, ये तो कहें या शिक्षा का केंद्र कहें, चूंकि हमने इसको सभी को विश्वविद्यालय के रूप में बात की है। विश्वविद्यालय इसलिए क्योंकि अलग अलग विषयों का अलग अलग विद्वानों के द्वारा, जो दुनिया के अलग, भारत के अलग अलग हिस्सों से थे, अलग अलग विषयों के विद्वान थे, अलग अलग विद्यार्थी, और अलग अलग विषयों के का एक प्रकार से बहुत उच्च क्वालिटी की जो शिक्षा दी जा रही थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आधुनिक विश्वविद्यालय से कहीं भी कम नहीं थे। और इस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले जो प्रमुख लोग कांची के शारदा पीठ में जो मिलते हैं, जो कश्मीरी में है, जो स्थापित कहते हैं, इसमें कल्हड़ जो राजतरंगिणी के लेखक हैं, चाहे शंकराचार्य ने जब यहाँ आए तो शंकराचार्य जो अद्वैत वेदांत के दार्शनिक थे, कुमार जी बौद्ध विद्वान, भरत सना तिब्बती अनुवादक, हन्मी संभोता, ऐसे बहुत सारे विद्वानों ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण किया। और ये कहा जाता है शारदा पीठ की 51 शक्तिपीठों में से एक भी है। और इसी प्रकार से हालांकि इसके बाद इसकी तिथि क्रम को लेके कुछ दावे से नहीं कहा जा सकता है। अब हम सोमपुरा विश्वविद्यालय जो बिहार में है, आप देखिए कि नालंदा हो, विक्रमशिला हो, उदंतपुरा हो, अभी सोमपुरा विश्वविद्यालय, ये सब अलग अलग समय में बिहार में, बिहार एक प्रकार से न केवल शैक्षणिक राजधानी के रूप में, प्रशासनिक राजधानी के रूप में, चाहे वो मौर्य साम्राज्य में हो, मगध साम्राज्य में हो, चाहे बाद में गुप्त साम्राज्य में हम देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक प्रकार से एजुकेशनल हब के रूप में हमें बिहार दिखाई देता है। विद्वान ये दावा करते हैं कि सोमपुरा विश्वविद्यालय जो है नालंदा विश्वविद्यालय के ही बराबर था, और इसकी भी स्थापना धर्मपाल ने की थी। जिस प्रकार से विक्रमशिला की उसी प्रकार बाद में इन्होंने अ, सोमपुरा विश्वविद्यालय की स्थापना की। और बंगाल में एक विश्वविद्यालय है जगदला। जगदला जो विश्वविद्यालय बंगाल में हम देख पाते हैं। और ये जो विश्वविद्यालय है 11वीं शताब्दी में पाल वंश के राजा रामपाल, यानी कह सकते हैं कि पाल वंश के चाहे गोपाल जो संस्थापक थे, बाद में उनके पुत्र धर्मपाल, और बाद में रामपाल, अलग अलग समय में इन विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी। एक प्रकार से कह सकते हैं कि पाल वंश ने भारतीय जो शिक्षा संस्थानों की स्थापना में उनका बड़ा योगदान रहा। तो एक प्रकार से चाहे वो नालंदा हो, सॉरी विक्रमशिला हो, सोमपुरा हो, दंतपुरा हो, तो ये प्राचीन इसमें बंगाल में, ये नॉर्थ बंगाल, उत्तर बंगाल में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ भी अलग अलग विषयों के का अध्ययन अध्यापन किया कराया जाता था। चाहे वो संस्कृत की बात हो, चाहे वैदिक शिक्षा हो, चाहे बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के विषय भी यहाँ पे पढ़ाए जा रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि कांची विश्वविद्यालय में वज्रयान शाखा की बात हो रही थी, उसी प्रकार से जगदला विश्वविद्यालय में भी इसमें इनकी बात हो रही थी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको
2 हिस्सों में बताया। पहला कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, जो वैदिक शिक्षा है, उसको बहुत संक्षिप्त में मैंने बात की। फिर दूसरे हिस्से में बुद्धिस्ट एजुकेशन और जो हमारे प्रमुख शिक्षा संस्थान हैं, उनके बारे में बात की। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे और आपके जो सजेशंस होंगे, आप मुझे ज़रूर देंगे और मैं इतना ही कहूँगा, कीप वॉचिंग एंड गिव मी fruitful comments that I should improve my videos, further videos. Thank you so much. Thank you so much for watching my videos. Thank you.